नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि गुणोत्तर माध्य का उपयोग कहाँ किया जाता है, गुणोत्तर माध्य की कौन कौन सी गणितीय विशेषताएं होती हैं और गुणोत्तर माध्य के कौन कौन से मेरिट्स हैं और कौन कौन से डीमेरिट्स हैं। अभी तक जो लास्ट वीडियो जो हुआ था उसमें हमने जाना था कि गुणोत्तर माध्य क्या होता है और गुणोत्तर माध्य को व्यक्तिगत श्रेणी में, खंडित श्रेणी में और सतत श्रेणी में किस प्रकार से हल किया जाता है। इस वीडियो में अभी हम जानेंगे कि गुणोत्तर माध्य के कौन कौन से उपयोग हैं, विशेष उपयोग कौन कौन से हैं और किस प्रकार से इसका उपयोग किया जाता है और कैसे हम क्वेश्चन को हल करते हैं। सबसे पहले एक क्वेश्चन दिया गया है कि एक वस्तु की कीमत 2017 की तुलना में 2018 में 5% बढ़ जाती है, 2018 की तुलना में 2019 में 8% और 2019 की तुलना में 2020 में 77% बढ़ जाती है। तो 2017 से 2020 तक की औसत वृद्धि है वो 26% है, न कि 30% है। एक्सप्लेन कीजिए। तो जब भी हमें परसेंटेज का एवरेज कैलकुलेट करना हो या प्रोपोर्शन का एवरेज कैलकुलेट करना होता है या कंपाउंड इंटरेस्ट रेट हमें कैलकुलेट करनी होती है तो वहाँ पर हम जियोमेट्रिक मीन का ही यूज़ करते हैं। यहाँ पर जो 30% है वो अर्थमेटिक मीन से का यूज़ करते हुए कैलकुलेट की गई है, जो कि गलत है। यहाँ पर हमें जियोमेट्रिक मीन को काम में लेना है। तो देखिए कैसे इसको हल करते हैं। सबसे पहले जो ईयर है अर्थात 2017 की तुलना में 2018 में कितना बढ़ा है? 5%। तो 100 + 5 तो 105, ये x की वैल्यू हमें मिल चुकी है। x की जो सीरीज है उसमें 105 का वैल्यू हमें मिल चुका है। इसी प्रकार से 2018 की तुलना में 2019 में जो ग्रोथ हुई है वो 8% की ग्रोथ होती है। तो जब 8% की ग्रोथ होती है तो हम 100 + 8 108 जो कि x का वैल्यू हमें मिल चुकी है। इसी प्रकार से 2019 की तुलना में 2020 के अंदर जो ग्रोथ होती है वो 77% की ग्रोथ होती है। तो 100 + 77 तो 177 हो जाता है। अब एक तरह से यह जो हमारा सॉल्यूशन है वो इंडिविजुअल सीरीज में बदल जाता है। अर्थात इंडिविजुअल सीरीज में जिस प्रकार से हम जियोमेट्रिक मीन कैलकुलेट करते हैं उसी प्रकार से यहाँ पर भी हम कैलकुलेशन करेंगे। तो x की जो वैल्यू दी गई है जो हमने अभी कैलकुलेट की है, इसको हम लॉग टेबल से इसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। लॉग टेबल से किस प्रकार से कैलकुलेशन किया जाता है वो संक्षिप्त में हमने जो लास्ट जो जियोमेट्रिक मीन का जो वीडियो हुआ था पार्ट फर्स्ट है उसमें हमने बताया था। फिर भी यदि आपको कोई समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और आपका समाधान किया जाएगा। इसके पश्चात हम क्या करेंगे कि जब हम लॉग की जो वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेते हैं लॉग टेबल से तो हम इसका क्या करेंगे, योग लगाएंगे। योग लगाने पर हमें मिला 6.3026 हमें मिलता है, अर्थात समेशन लॉग x। तो अब हम सिंपल जो इंडिविजुअल सीरीज़ का जो फॉर्मूला है जियोमेट्रिक मीन कैलकुलेशन करने का, उस फॉर्मूले को हम यूज में लेते हैं और इसका हम कैलकुलेशन करते हैं। जियोमेट्रिक मीन इक्वल टू एंटी लॉग सिग्मा लॉग x डिवाइडेड बाई n। सिग्मा लॉग x जो कि वैल्यू हमें मिल चुकी है 6.3026 है। n की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर 3 है और हम इसकी वैल्यू हम रख देते हैं तो हमें मिलेगा एंटी लॉग 2.1009। एंटी लॉग की टेबल से हम 2.1009 की वैल्यू जब हम देखते हैं तो हमें जो मिलता है 126.3 हमें जियोमेट्रिक मीन मिलता है। 2 पॉइंट अर्थात यहाँ पर जो करेक्टरिस्टिक का 2 है तो n+1 का जो फॉर्मूला है उसका यूज़ में लेते हुए 2 + 1 अर्थात 3 हो जाएगा और 3 होने पर हम क्या करेंगे 3 डिजिट के बाद में ये जो पॉइंट है वो हम लगाते हैं तो 126.3 हमें यहाँ पर ग्रोथ रेट है वो मिलती है। तो अब हम क्या करेंगे 100 को इसमें लेस कर देंगे, क्योंकि अभी तक हमने जो कैलकुलेशन किया वो 100 को बेस लेते हुए हमने किया है। तो 100 इसमें लेस करते हैं तो हमें 26.3 है वो क्या है ग्रोथ रेट हमें इसमें मिल जाती है। तो इस प्रकार से हमने जो कैलकुलेशन किया है तो ये 26.2 या 26.3 है, अप्रॉक्सीमेट है वो हमें मिलती है।
तो ये जो ग्रोथ रेट है वो 30% के स्थान पर कितनी मिली, 26 मिली। तो जियोमेट्रिक मीन से जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो 26.2 हमें मिलती है। यदि अर्थमेटिक मीन का यूज़ करते हैं, हम कैलकुलेशन करते हैं, तो हमें ये जो ग्रोथ है वो 30% मिलती है। तो जब भी हमें परसेंटेज का एवरेज कैलकुलेट करना होता है तो हम जियोमेट्रिक मीन को ही यूज़ में लेते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है, यदि 4 वर्षों की अवधि में कोई राशि 2 गुनी हो जाती है तो ब्याज की वार्षिक चक्रवर्ती दर ज्ञात कीजिए। तो जब हमें कंपाउंड इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट करनी होती है तो वहाँ पर भी हम जियोमेट्रिक मीन का ही यूज करते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम किस प्रकार से हल करेंगे। सबसे पहले जो यहाँ पर दिया गया एन अर्थात वर्षों की संख्या है वो कितनी है, 4 ईयर्स है। इसके अतिरिक्त और क्या दिया गया, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट है जो कि हमें कैलकुलेशन करना है। अब हम एज्यूम कर लेते हैं कि कोई राशि 2 गुनी हो जाती है तो P0 अर्थात जो स्टार्टिंग में जो अमाउंट है वो कितनी है, 100 है, और PN नंबर ऑफ ईयर्स अर्थात आफ्टर 4 ईयर्स वो जो अमाउंट है वो कितनी हो जाती है, 200 हो जाती है। ये हमने एज्यूम किया है, क्वेश्चन में नहीं दिया गया है। क्वेश्चन में केवल ये दिया गया है कोई राशि 2 गुनी हो जाती है, तो हमने एज्यूम करके 100 से 200 किया है। एन नंबर ऑफ ईयर्स 4 ईयर्स जो कि दिया गया है। अब हम सिंपल जो कंपाउंड ग्रोथ रेट का फॉर्मूला हम इसमें यूज में लेते हैं, आर इक्वल टू एन अंडर रूट पी एन डिवाइडेड बाई P0 माइनस 1। हम इसमें वैल्यू रख देते हैं, एन की वैल्यू जो कि 4 है दी गई है, PN जो कि 200, P0 100 और माइनस 1 वैल्यू हम रख देते हैं। इसके पश्चात हम क्या करेंगे कि इसका लॉग में इसको बदल देते हैं। तो इसको हम 2 प्रकार से लिख सकते हैं, एक कि log 200 माइनस log 100 डिवाइडेड बाई 4, कि जब डिवीजन में जब कोई वैल्यू दी गई होती है और जब हम लॉग में इसको चेंज करते हैं तो हम इसको जो डिवीजन को क्या किस में कर देते हैं, इसको माइनस में बदल देते हैं लॉग के साथ, और जो रूट के ऊपर जो n की जो वैल्यू दी गई है उसका हम क्या कर देते हैं, भाग लगा देते हैं। जब भी रूट की कोई वैल्यू दी गई होती है, n की जो रूट के अंतर्गत n की वैल्यू दी गई होती है उसका हम भाग लगा देते हैं। यहाँ पर दूसरा मेथड भी हम यूज़ कर सकते हैं कि 200 को हम 100 से डिवाइड कर दें डायरेक्ट, तो हमें 2 मिलेगा, और 2 को हम log 2 की वैल्यू हम कैलकुलेट कर देंगे log टेबल से, तो भी हम इसको हल कर सकते हैं। तो हम सिंपली हम 200 को 100 से डिवाइड कर देते हैं, तो हम लिखेंगे एंटी log 2, 200 में 100 का भाग लगाया तो 2 मिला, तो इसका हम log कैलकुलेट करेंगे, log 2 डिवाइडेड बाई 4। जब रूट के ऊपर n की वैल्यू जो दी गई है और उसको हम log में जब चेंज करते हैं तो इसका हम भाग लगा देते हैं 4, और आगे माइनस 1। log 2 की वैल्यू यहाँ पर हम रख देते हैं। तो log 2 की जो वैल्यू है वो 0.3010 है, जो कि log टेबल से हमें पता जानकारी हमें इसकी मिलती है, और 4 से हम डिवाइड इसको कर देते हैं। 4 से डिवाइड जब हम करेंगे तो हमें मिलेगा 0.07525 हमें मिलेगा। अब एंटी लॉग की टेबल से हम क्या 0.07525 की वैल्यू से हम कैलकुलेशन करेंगे, तब कैलकुलेशन करेंगे तो हमें मिलेगा 1.190। ये केवल 0.0752 के यूज़ करते हुए ही हमें एंटी लॉग की टेबल के माध्यम से ये मिलता है, और -1 हम लेस कर देते हैं तो हमें मिलेगा 0.19, और जब 0.19 है तो इसको 100 से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ग्रोथ रेट हमें मिलेगी 19%। तो कंपाउंड एनुअल जो ग्रोथ रेट है वो कितनी है, 19% है। तो इस प्रकार से हम जियोमेट्रिक मीन का यूज़ करते हुए भी और इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब हम इसमें जान लेते हैं जियोमेट्रिक मीन की कौन कौन सी अलजेब्रिक प्रॉपर्टीज़ है अर्थात मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज़ है वो कौन कौन सी है। सबसे पहले, यदि किसी समंक श्रेणी का गुणोत्तर माध्य जियोमेट्रिक मीन दिया गया हो और पदों की संख्या n दी गई हो तो हम समंक श्रेणी के समस्त पदों का गुणनफल हम ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पर एक एग्जाम्पल के रूप में दिया गया, यदि 20, 30, 45 का गुणोत्तर माध्य 30 है तो हम जो गुणनफल है वो किस प्रकार से कैलकुलेट करते हैं। यह क्वेश्चन हमने हल किया था इंडिविजुअल सीरीज़ के अंतर्गत, इस क्वेश्चन को हल किया था और जिसका जियोमेट्रिक मीन हमें 30 मिला था। यहाँ पर इसको आसानी से आप समझ सकेंगे। जियोमेट्रिक मीन का हमने स्क्वायर में n लिखा है, इक्वल टू x1 इंटू x2 इंटू x3 इंटू ... xn लिखा गया है।
सिंपल जो फॉर्मूला था जियोमेट्रिक मीन का, यहाँ पर हमने अंडर रूट में लिखा था x1 इंटू x2 इंटू x3, वो हमने इधर स्क्वायर में कर दिया, n में बदल दिया। अब हम gm की जो वैल्यू कितनी है 30 है, वो हम यहाँ रखेंगे, और n की जो वैल्यू है वो कितनी है 1 2 और 3, क्योंकि 3 डिजिट है हमारे पास, यहाँ पर 3 संख्याएं हैं, तो 3 संख्याओं का हम n की वैल्यू 3 रखते हैं। जब हम इसको हल करते हैं तो ये 30 इंटू 30 इंटू 30 का कैलकुलेशन करके लिख सकते हैं, या 20 इंटू 30 इंटू 45 का भी, ये साथ में हम इम्प्रूव कर रहे हैं इसको। तो 30 इंटू 30 इंटू 30 जो ये क्यूब दिया गया है, अर्थात घन जो दिया गया है, उसके अकॉर्डिंग जब इसका सॉल्यूशन करते हैं तो 27,000 मिलता है, और इधर 20 30 और 45 का भी हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 27,000 हमें मिलता है। तो यहाँ पर कहने का तात्पर्य ये है कि यदि हमें ज्योमेट्रिक मीन पता हो और n पदों की संख्या हमें याद हो, तो हम जो भी ज्योमेट्रिक मीन के जितने भी पद मूल्य हैं उनका गुणनफल कैलकुलेट कर सकते हैं। 27,000 हम कैलकुलेट कर सकते हैं। यह इसकी एक गणितीय विशेषताएं हैं। सेकंड, कि गुणोत्तर माध्य के दोनों ओर संगत अनुपातों का गुणनफल बराबर होता है। दोनों ओर संगत अनुपातों का, अर्थात जो गुणोत्तर माध्य है उससे कम वैल्यू के जो भी पद मूल्य हैं उनका गुणोत्तर माध्य के साथ अनुपात, और गुणोत्तर माध्य से जितने भी अधिक पद मूल्य वाले जो वैल्यू है उनके साथ गुणोत्तर माध्य का जो अनुपात है का गुणनफल है वो बराबर होता है। यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है, जैसे एक क्वेश्चन जो हमने हल किया था पहले, और उसी के आधार पर हम इसको एक्सप्लेन करते हैं कि जैसे कि 2 4 16 और 32 है, इसका जियोमेट्रिक मीन है वो 8 है। 8 से कम वैल्यू कितनी है 2 और 4 है, तो 2 और 4 का ज्योमेट्रिक मीन 8 के साथ अनुपातों का गुणनफल, और जो उससे अधिक अर्थात 16 और 32 के साथ उसके ज्योमेट्रिक मीन से अनुपातों का जो गुणनफल है वो इक्वल होता है। देखिए किस प्रकार से होता है। 2 और 4 जो कि ज्योमेट्रिक मीन से कम है और उसका हमने अनुपात का गुणनफल किया है। इसी प्रकार से जो ज्योमेट्रिक मीन से अधिक की जो वैल्यू है 16 और 32 उसके साथ जो अनुपात है उनका हमने गुणनफल किया है, तो ये गुणनफल क्या होता है, एक दूसरे के इक्वल होता है। तो ये भी इसकी एक अलजेब्रिक प्रॉपर्टीज है। नेक्स्ट, यदि हमें कंबाइंड ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट करना होता है तो वो भी हम इसमें कैलकुलेट कर सकते हैं। जिस प्रकार से हम कंबाइंड अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करते थे, इसी प्रकार से इसमें भी हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। सिंपल सा फॉर्मूला है इसका कि ज्योमेट्रिक मीन जो कंबाइंड हमें कैलकुलेट करना है तो एंटीलॉग n1 इंटू लॉग ज्योमेट्रिक मीन 1, अर्थात फर्स्ट पार्ट का ज्योमेट्रिक मीन एक कोई सीरीज़ दी गई है तो फर्स्ट सीरीज़ का ज्योमेट्रिक मीन और उसमें पदों की संख्या को मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी प्रकार से जो सेकंड जो सीरीज है उसमें पदों की संख्या इंटू सेकंड जो सीरीज है उसका ज्योमेट्रिक मीन है उसका लॉग कैलकुलेट करके हम मल्टीप्लाई करके और उसका योग कर देते हैं, और उसको हम डिवाइड कर देते हैं कि दोनों सीरीज़ में पदों की संख्या उनका योग करके अगर डिवाइड कर देंगे तो, और फिर एंटीलॉग से हम सिंपल जो वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं तो हमें ज्योमेट्रिक मीन कंबाइंड है वो मिल जाता है। तो यह विशेषताएं उसी प्रकार से हैं जिस प्रकार से अर्थमेटिक मीन के अंतर्गत होती थी, क्योंकि अर्थमेटिक मीन है वो भी क्या था, एक मैथमेटिकल एवरेज था, और ज्योमेट्रिक मीन है वो भी एक मैथमेटिकल एवरेज है। तो इसलिए इन दोनों को मैथमेटिकल एवरेज कहा जाता है। हार्मोनिक मीन में भी ऐसी विशेषताएं कुछ फॉलो होती है। अब हम इसमें जान लेते हैं कि ज्योमेट्रिक मीन के कौन कौन से मेरिट और कौन कौन से डीमेरिट्स हैं। मेरिट देखिए कि सभी पद मूल्यों पर आधारित होता है। जिस प्रकार से अर्थमेटिक मीन होता है वो सभी पद मूल्यों पर आधारित होता है, उसी प्रकार से ज्योमेट्रिक मीन भी सभी पद मूल्यों पर आधारित होता है। सेकंड, कि बीजगणितीय विश्लेषण किया जा सकता है, अर्थात मैथमेटिकल एनालिसिस कर सकते हैं, मैथमेटिकल ट्रीटमेंट है वो इसमें किया जा सकता है, जैसा कि अभी हमने अलजेब्रिक प्रॉपर्टी के अंदर इसको हमने देखा है। तीसरा कि इसमें बड़े मूल्यों को कम और छोटे मूल्यों को अधिक महत्व दिया जाता है। तो जहाँ भी हमें किसी डेटा सीरीज में जो बड़े मूल्य हैं उनको कम इंपॉर्टेंस देनी और छोटे मूल्यों को अधिक इंपॉर्टेंस देनी होती है तो वहाँ पर इसका हम यूज़ कर सकते हैं। ये सबसे अधिक उपयुक्त इसमें होता है। चरम मूल्यों का इसमें न्यूनतम प्रभाव होता है। न्यूनतम प्रभाव होता है कि
जो अर्थमेटिक मीन होता है वो चरम मूल्यों से अधिक प्रभावित होता है, और जो पोजिशनल एवरेज होते हैं, जो मीडियन और मोड होते हैं, वहाँ पर चरम मूल्यों का कोई प्रभाव नहीं होता है, अर्थात एक्सट्रीम वैल्यू का कोई प्रभाव नहीं होता है। लेकिन अर्थमेटिक मीन सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है, और अर्थमेटिक मीन से कम है वो यह प्रभावित होता है, और मीडियन और जो मोड होते हैं वो बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होते हैं। इसके अतिरिक्त जहाँ अनुपात हो, प्रतिशत हो, उनका एवरेज कैलकुलेट करना हो, कंपाउंड ग्रोथ रेट कैलकुलेट करनी हो, या कंपाउंड इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट करनी हो, या सूचकांक का निर्माण करना हो, तो वहाँ पर क्या ये अधिक उपयुक्त होता है ज्योमेट्रिक मीन। और यदि कोई डेटा सीरीज दी गई है और उनकी वैल्यू में अधिक विषमता है, तो ऐसी स्थिति में हम ज्योमेट्रिक मीन का उपयोग वहाँ पर कर सकते हैं। सबसे अधिक उपयुक्त भी उसको ही माना जाता है। अब इसके हम डीमेरिट्स भी जान लेते हैं कौन कौन से हैं। सभी पद मूल्यों की जानकारी होना क्या है, आवश्यक होता है। यदि कोई भी एक पद मूल्य मिसिंग है तो हम गुणोत्तर माध्य कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। कैलकुलेशन है वो भी अधिक जटिल है, क्योंकि हमें इसमें लॉग टेबल से लॉग कैलकुलेट करना होता है। इसी प्रकार से एंटी लॉग है वो भी हमें कैलकुलेट करना होता है, जो कि इतना आसान भी नहीं होता है। नेक्स्ट, यह माध्य अधिकतर संपूर्ण श्रेणी का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। कई बार क्या होता है कि जब हम ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट करते हैं तो वो उस डेटा सीरीज से बाहर का मूल्य होता है, तो इस प्रकार से उस जो डेटा सीरीज का वो रिप्रेजेंट नहीं करता है। यदि डेटा सीरीज के अंदर कोई वैल्यू 0 है या फिर कोई वैल्यू नेगेटिव है, तो वहाँ पर हम ज्योमेट्रिक मीन का कैलकुलेशन। मैं आशा करता हूँ कि आप गुणोत्तर माध्य अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे। फिर भी यदि कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। नेक्स्ट जो वीडियो होगा वो अपकिरण से संबंधित होगा, जिसमें हम जानेंगे कि अपकिरण क्या है और अपकिरण का मेजरमेंट किस प्रकार से किया जाता है। धन्यवाद।